गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण और किसी वस्तु को आवेश कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। आपको याद होगा 11 में फर्स्ट ईयर में हमने आपको गुरुत्वाकर्षण में आपको पढ़ाया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जिस प्रकार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, उसी प्रकार कूलाम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो जिनमें द्रव्यमान हो तो उनके बीच सदैव आकर्षण का बल कार्य करता है, लेकिन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है या निर्भर करता है दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का बल होता है। इसी के संबंध में सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे हम स्थिर विद्युत बल का भी नियम कहते हैं। अर्थात दो स्थिर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो बल लगता है उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसका प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, आवेश Q1 और Q2 हो तो उनके बीच लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 की, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो एक नियम बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², जिसको हटाकर हम यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाते हैं, अर्थात F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो नियम होता है आपका, ये कूलाम का नियम कहलाता है। यहाँ पे Q1 Q2 आवेश हैं, कूलाम में लिए जाएंगे, और R आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। मान लेते हैं दो आवेश आपके पास Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, उनके बीच की दूरी कितनी है आपकी? r है। अब अगर ये दोनों आवेश और एक चीज की जो लगने वाला बल होगा वो सदैव दोनों आवेशों के अनुदिश लगेगा। दोनों आवेशों के अनुदिश जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों के अनुदिश होगी। अगर दोनों आवेश आपके समान प्रकृति के होंगे तो जो बल की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, और यदि अगर दोनों आवेश एक विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आपका कूलाम का नियम मिलता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे दोनों आवेशों को माना गया है Q1 और Q2 ये वायु अथवा निर्वात में रखे गए हैं। प्रयोगों के आधार पर K की जो वैल्यू आती है, K की वैल्यू वो 9 इंटू 10⁹, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ आपकी आती है। इसके स्थान पर ये जो 9 इंटू 10⁹ होता है ये इक्वल्स होता है 1/4πε0 के।
अर्थात जो हमारा नियतांक के, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, और इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखते हैं। जहां एप्सिलॉन जीरो 4 पाई तो आपको पता है 4 पाई दोनों नियतांक हैं, आपके संख्यात्मक मान है। एप्सिलॉन जीरो एक नियतांक है जिसे हम वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का अपना एक अलग महत्व है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन जीरो के भी जो मान और मात्रक और बीमा हम निकलवाएंगे, तो दोनों आप ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन जीरो का अपना अलग महत्व है। पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन जीरो क्या है? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। यहां पे आपका ये एप्सिलॉन के की वैल्यू को अगर ट्रांसफर करते हैं तो F इक्वल्स आपको मिलता है के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपके कूलाम का नियम है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है, और एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया? ये होता है आपका कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। अब इसमें आपकी 2-3 चीजें निकल के आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हमको क्या करना है कि एप्सिलॉन जीरो की हमको वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है, और एप्सिलॉन जीरो की आपको बीमा ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो टोटल वैल्यू होती है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स होता है 9 इंटू 10⁻9। यहां से अगर हम एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकालना चाहें कि एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स, तो अगर आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है एप्सिलॉन जीरो का मान, मतलब वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू निकल के आती है 8.854 इंटू 10⁻12। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है? 8.854 इंटू 10⁻12। अब इसके साथ आपको एक मात्रक चाहिए होगा। उसके लिए एप्सिलॉन जीरो का हमको मात्रक निकालना होगा। जैसा कि आपको पता है F इक्वल्स कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहां आपको पता है बल है, बल को हम न्यूटन में लिखते हैं। Q1 Q2 आवेश है, कूलाम हो जाएगा। R आपका दूरी है तो मीटर हो जाएगा, और 4 पाई आपका नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं। तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स हो जाएगा आपका F इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2। एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स F इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब इसका अगर मात्रक निकालना हो तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपान Q1 Q2 दोनों आवेश हैं तो दोनों का मात्रक कूलाम, तो पर कूलाम स्क्वायर। तो यहां एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻12। कितना हो जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम अब स्क्वायर। इसकी सहायता से, मात्रक की सहायता से अब हम एप्सिलॉन जीरो की क्या निकाल सकते हैं? बीमा भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन जीरो की हम बीमा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। एप्सिलॉन जीरो की मात्रक होगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बीमा निकालनी हो तो बीमा, न्यूटन जानते हैं, बल की बीमा कितनी होती है? mL⁻²। मीटर स्क्वायर मतलब दूरी की बीमा L⁻², और पर डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर। कूलाम की बीमा हमने कल बताई थी 80 होती है, तो 80 के पावर कितना हो गया आपका? 2। यहाँ पे अगर देखेंगे तो mL⁻², यहाँ पे L
स्क्वायर है, यहाँ पे एक एल है तो हो जाएगा m l के पावर 3। यहाँ पे t नीचे 2 है, ऊपर t 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो t के पावर हो जाएगा ऊपर जाके -4 ml3 t पावर -4, और यहाँ पे a के पावर 2 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा a के पावर -2। तो हमारी जो बीमा होगी एप्सिलॉन 0 के अर्थात निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता की ml3 t पावर -4 a पावर -2, ये हमारी बीमा होती है किसकी, आपकी एप्सिलॉन 0 की। ml3 t पावर -4 a पावर -2 एप्सिलॉन 0 की आपकी क्या होती है, बीमा होती है। इतना आपको मिला कूलाम के नियम से। याद होगा आपको, वही क्वेश्चन हमारा यहां भी है आपके लिए कि अब आप लोग हमको लगा के भेजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन था, यहां भी वही क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, या कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल या कूलामीय बल या स्थिर वैद्युत बल की तुलना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा और उनके बीच विद्युत बल कितना होगा, यह आपको हमको ज्ञात करके आपको बताना है, और सबको बताना है, कोई ऐसा नहीं है जो ना बताए। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद मान लीजिए कि आपका जो आवेश है वो वायु या निर्वात में ना रखकर किसी माध्यम में रखे गए हों, किसी ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिसका कुछ चालकता होगी, जिसका कुछ माध्यम का हमें पता नहीं माध्यम कैसा, उसकी चालकता कितनी है। वायु अथवा निर्वात में आपका जो माध्यम आपका वायु अथवा निर्वात होता है, उसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि उनके भी मान के चलते हैं कि उनकी चालकता नगड़ी के बराबर होती है या उनकी चालकता दोनों के बीच में होती है, ऐसा कुछ हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्या हो अगर दोनों आवेशों के मध्य Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य मोम रख दी जाए, तो बल का मान क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा। दोनों आवेशों के मध्य कोई धातु की प्लेट रख दी जाए तो हमारा क्या होगा, बल घटेगा या बढ़ेगा। ठीक, तो किससे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमें एक नया जो वर्ड मिलता है वो मिलता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या मिलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एक नया टर्म आपको मिलता है। माध्यम की निरपेक्ष जो विद्युतशीलता होती है उसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक, मान लीजिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर 2 आवेश वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला बल, जैसा कि पढ़े आपने, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। अगर मान लीजिए कि दोनों आवेशों के मध्य कोई पदार्थ रखा हो, तो अर्थात किसी माध्यम में जो बल लगेगा Fm = 1/4 पाई। अब यहां पे एप्सिलॉन 0 के स्थान पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन। ठीक, क्योंकि एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिस माध्यम में दोनों आवेश पुनः रखे गए हैं। Q1 Q2 वही है, दूरी वही है, Q1 Q2 बाई कितना हो गया, R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब आइए देखते हैं आगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका बन गया। इसमें इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, अर्थात Fm डिवाइडेड बाई F कर दीजिए, Fm डिवाइडेड बाई F इक्वल्स आपका होगा कितना,
1/4 कैंसिल, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल, मिलेगा आपको एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, अर्थात मिलेगा आपको एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर, अर्थात माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसके बराबर होती है? यह उस माध्यम की विद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात का जो अनुपात होता है वह निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर से, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। और के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस हिसाब से के एप्सिलॉन इक्वल्स कितना हो जाएगा? के एप्सिलॉन जीरो या इक्वल्स एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इक्वल्स के एप्सिलॉन जीरो। ओके, एप्सिलॉन जीरो किसके इक्वल्स है आपका? एप्सिलॉन इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका? के एप्सिलॉन जीरो, जहां के माध्यम की क्या है? विद्युतशीलता है। तो अगर कोई पदार्थ किसी माध्यम में रखा हो तो उसके लिए हमारा कूलाम का नियम मिलता है, जो F इक्वल्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। यहां पे हमने कितना रखा था? सिर्फ एप्सिलॉन रखा था। अब एप्सिलॉन के स्थान पे कितना रख सकते हैं? के एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपको नया प्रारूप मिल रहा है किसके नियम का? कूलाम के नियम का। अर्थात जब वायु अथवा निर्वात में होगा, ये होगा किसी माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। और वायु अथवा निर्वात में F इक्वल्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। के को हमने बताया था कि माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वह डिसाइड करता है कि कोई जो माध्यम है वो कितना विद्युत का चालक है, उसकी चालकता कितनी है। इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म लाया गया जिसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक हमें बताता है कि कोई पदार्थ कितना आपका चालक है या कितना कुचालक है या कितना सुचालक पदार्थ है या अर्धचालक है, कैसा पदार्थ है, ये हमें कौन बताता है? उस माध्यम का परावैद्युतांक बताता है, के बताता है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। अर्थात जो धातु होते हैं उनके अर्थात दो आवेशों के मध्य, अर्थात Q1 और Q2 दो आवेशों के मध्य अगर कोई हम धातु की प्लेट रख दें जिसकी चालकता कितनी है, जिसका परावैद्युतांक अनंत है, तो उनके बीच कोई बल नहीं कार्य करेगा। उन आवेशों के बीच कोई बल क्यों नहीं कार्य करेगा? क्योंकि उनके बीच जब इन दोनों को हम धातु की प्लेट रख देंगे तो धातु जो होगा इन दोनों से आवेशित होना शुरू हो जाएगा। तो वो तब तक आवेशित होगा जब तक दोनों के आवेश धातु के आवेश और इसके आवेश, तीनों के आवेश आपस में क्या बराबर ना हो जाएं, तब तक आपका आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब दो आवेशों के बीच कोई धातु की प्लेट रखी जाती है तो उनके बीच कोई बल कार्य नहीं करता है। वायु अथवा निर्वात के लिए आपकी जो वैल्यू होती है के की, के इक्वल्स होता है आपका 1 होता है। तो इसीलिए जब हम वायु अथवा निर्वात की बात करते हैं तो जो आपका के है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपको सिर्फ फार्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस तरह का आपका फार्मूला मिलता है। ये आपका हो गया कूलाम का नियम। क्लियर हुआ? इसके बाद एक आपको छोटी सी हेडिंग और मिलती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, उसको हम आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं क्योंकि अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसा भी लगे आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, उसी के हिसाब से मुझे और समझाना चाहिए, या इसी में आपका काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसको आपको बताना पड़ेगा। बिना फीडबैक दिए हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि
बिना बच्चों के हम क्लास पढ़ा रहे हैं, तो बहुत समस्या हो रही है पढ़ाने में, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। तो आप लोग, मुझे ऐसा फील हो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मेरा मतलब मेरी मेहनत बेकार जा रही है। तो ऐसा मत हो, इसके लिए आप रेगुलर फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। ऐसे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कैसा लगा, क्या कमियां हैं उसको ज़रूर बताइए, कितना समझ में आ रहा है, कुछ कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, मुझे कुछ दिक्कत थी ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे की समस्या थी, मार्कर भी नहीं था, लेकिन व्यवस्था किया धीरे धीरे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे आपको 2-4 दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ता बीतेगा, आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। कोशिश करेंगे बेटर ढंग से हो। तो जैसा भी हो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।